हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकिल अहमद है और इस वीडियो में मैं एसएसआईएस के ऊपर बात करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना पहला एसएसआईएस पैकेज कैसे बना सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है और मुझको एसएसआईएस में 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज के वीडियो का एजेंडा है कि एसएसआईएस क्या है। एसएसआईएस की फुल फॉर्म होती है सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। यह सिक्वल सर्वर का एक हिस्सा है। जब आप सिक्वल सर्वर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब आप ऑप्शनली एसएसआईएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एसएसआईएस हमको हाई परफॉर्मेंस ईटीएल जॉब्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में काफ़ी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक डेटा वेयर हाउस में डेटा को लोड करने के लिए हमको किसी ईटीएल टूल की ज़रूरत होती है और क्योंकि एसएसआईएस एक ईटीएल टूल है इसीलिए डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मार्केट में हमारे पास कुछ और भी ईटीएल टूल्स मौजूद हैं जैसे कि इन्फॉर्मेटिका। एसएसआईएस में बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि एसएसआईएस डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैच फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एसएसआईएस में एक एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क होता है जो कि बाहरी प्रोग्रामों को एसएसआईएस में आसानी से एग्जीक्यूट करा सकता है। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं और आपने डॉट नेट या जावा पर काम किया हुआ है तब आपको स्क्रिप्ट टास्क या स्क्रिप्ट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। स्क्रिप्ट टास्क और स्क्रिप्ट कंपोनेंट आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के टास्क को करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपनी कस्टम स्क्रिप्ट इसमें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको 10 अलग अलग तरह की टेक्स्ट फाइल्स या फिर CSV फाइल्स को इंपोर्ट करना चाहते हो जिनका स्कीमा या कॉलम लिस्ट अलग है तब आप अपना कोड C#.NET में लिख सकते हो और फिर आप उस कोड को कंपाइल कर सकते हो। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उस कोड की एक कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं और फिर उस कंसोल ऐप की exe फाइल को आप एसएसआईएस पैकेज के अंदर से एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क की मदद से कॉल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आपने जो अपना C# का कोड लिखा है आप उस पूरे कोड को स्क्रिप्ट टास्क में पेस्ट कर सकते हैं और आप अपना पूरा कोड वहीं से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैं एसएसआईएस पर सिक्वल 2005 से काम कर रहा हूँ, जनवरी 2010 से। उस वक्त से काम कर रहा हूँ जब इसमें C#.NET का भी सपोर्ट नहीं था। तब हमको सिर्फ VB.NET में कोड लिखना होता था और आज के दिन हमारे पास C#.NET या फिर VB.NET दोनों में से कोई भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मौजूद है। एसएसआईएस के पुराने वर्जन में आप ना तो अंडू कर सकते थे ना ही रीडू कर सकते थे, तो अगर आपसे धोखे से कुछ डिलीट हो गया तो वो परमानेंटली चला गया। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी सहूलियत है, जैसे अगर अब हमसे कुछ गलती से डिलीट हो जाता है तो हम अंडू करके उसको वापस ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एसएसआईएस पिछले 10 से 12 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रूम हुआ है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। वाई वी यूज़ एसएसआईएस। आप सोच सकते हो कि अगर मैं C#.NET में कोड लिखकर फ्लैट फाइल या CSV फाइल से डेटा लोड कर सकता हूँ तो फिर एसएसआईएस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हम ये काम C#.NET से भी तो कर सकते हैं, C# कंसोल ऐप इस्तेमाल करके या फिर C# विंडोज़ ऐप इस्तेमाल करके। मेरे दिमाग में भी यही सवाल था जब मैंने जनवरी 2010 में एसएसआईएस पर काम करना शुरू किया था कि हम एसएसआईएस क्यों यूज़ करें जब हम यही काम C#.NET इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा C#.NET में लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने एज ए .NET डेवलपर की हैसियत से 2 साल तक काम किया हुआ था। तो इस बात का जवाब ये है कि एसएसआईएस खास तौर से ETL ऑपरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खास तौर से डेटा माइग्रेशन को ध्यान में रखकर। इसी वजह से एसएसआईएस में ढेर सारे बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपको इंक्रीमेंटल डेटा लोड करना है तब एसएसआईएस में आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं, जैसे मर्ज जॉइन कंपोनेंट, चेंज डेटा कैप्चर कंपोनेंट, स्लोली चेंजिंग कंपोनेंट या फिर लुकअप कंपोनेंट। ये कंपोनेंट्स आपकी इंक्रीमेंटल डेटा लोड में काफ़ी मदद कर सकते हैं क्योंकि ढेर सारा कोड पहले से इन कंपोनेंट में लिखा हुआ है जो कि टेस्टेड भी है। और अगर आपको इंक्रीमेंटल डेटा लोड का कोड C# में लिखने को बोला जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि पहले तो आपको एक डेटा सोर्स से डेटा को फैच करना होगा, फिर आपको डेस्टिनेशन टेबल से डेटा को फैच करना होगा और फिर दोनों डेटा सोर्स के बीच में एक ज्वाइन लगाना होगा और फिर आपको मैचिंग डेटा को एक टेबल में इंसर्ट करना होगा और अनमैचिंग डेटा को दूसरी टेबल में इंसर्ट करना होगा।
और अगर आपका बॉस आपको कुछ और कस्टमाइजेशन के लिए बोलता है, जैसे कि अनमेच्ड रिकॉर्ड्स के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने हो या आपको कुछ डेटा क्लींजिंग करनी हो, तब इसको सी शार्प में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। इसी तरह से अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर आपका डेटा मिलियंस में या फिर बिलियंस में है, तब आप सी शार्प के बारे में तो भूल ही जाओ कि इतने बड़े डेटा को आप सी शार्प में आसानी से रीड या राइट कर पाओगे, क्योंकि ये आपको ढेर सारी आउट ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम्स देगा जब आप सी शार्प यूज़ करके डेटा को फैच करोगे। लेकिन एसएसआईएस में आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। अगर आपके सर्वर पर पर्याप्त मेमोरी मौजूद है, तब एसएसआईएस को बहुत ही उम्दा तरीके से संभाल लेगा। हमारे पास एसएसआईएस में एक एफटीपी टास्क भी है, जो कि एफटीपी सर्वर से या एफटीपी सर्वर पर डेटा को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एसएसआईएस में आपको एक लाइन का भी कोड नहीं लिखना एफटीपी सर्वर से फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए। लेकिन वहीं अगर आपको सेम काम करने के लिए बोला जाए कि आपको एफटीपी सर्वर पर एक फाइल को अपलोड करना है या फिर एफटीपी सर्वर से किसी फाइल को डाउनलोड करना है और आपको सी शार्प में कोड लिखना है, तब आपको सी शार्प में ढेर सारा कोड लिखना होगा। दूसरा केस ये है कि अगर आपको किसी CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल को SQL सर्वर में इंपोर्ट करना है और अगर आप C#.NET यूज़ कर रहे हैं, तब आपको ढेर सारा कोड लिखना होगा और आपको कुछ DLL वगैरह यूज़ करनी होगी, जैसे system.data.sql क्लाइंट। फिर आपको कनेक्शन बनाना होगा और कोड का इस्तेमाल करके CSV फाइल को SQL सर्वर में इंपोर्ट करना होगा। और अगर आपको फाइल इंपोर्ट करते वक्त कुछ और कॉलम्स ऐड करने हो ऑन द फ्लाई, लाइक यूज़र नेम को ऐड करना है जो कि डेटा को लोड कर रहा है, या फिर आपको करंट डेट टाइम को भी इंसर्ट करना है SQL सर्वर टेबल में, तो आपको कुछ और कॉलम ऐड करने हो तो आपको और ज़्यादा सी शार्प में कोड लिखना होगा। तो ये सारा कोड लिखने में आपको अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आपको यही काम एसएसआईएस में करना है, तो आपको एक लाइन का भी कोड नहीं लिखना है और आप आसानी से इस फाइल को एसएसआईएस में इंपोर्ट कर सकते हो। सपोज अगर आपको 500 GB की CSV फाइल को लोड करना है, तो आपकी सी शार्प एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्रैश हो जाए, लेकिन एसएसआईएस इस बड़ी फ्लैट फाइल को बहुत आसानी से लोड कर सकती है। अब हमारा क्वेश्चन है वेयर टू यूज़ एसएसआईएस। एसएसआईएस को कहाँ इस्तेमाल करें? एसएसआईएस का मेन इस्तेमाल हम डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स में करते हैं। डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड करने के लिए हम एसएसआईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएसआईएस के अंदर बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा को लोड कर सकते हैं, जिसे आप फ्लैट फाइल से, एक्सेल फाइल से, एक्सएमएल फाइल से, SQL सर्वर से डेटा रीड या राइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप MySQL, Oracle से भी डेटा लोड कर सकते हैं, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज़ किए हुए। आप MySQL या Oracle से डेटा रीड करने के लिए ODBC सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ODBC ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप SSIS का इस्तेमाल करके बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन में डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज़ किए हुए। और अगर आप कोई थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं, तब आप ढेरों लीगेसी सिस्टम से या तो डेटा रीड कर सकते हैं या आप उसमें राइट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप गूगल शीट से डेटा फैच कर सकते हैं, आप क्विक बुक्स ऑनलाइन से या क्विक बुक डेस्कटॉप से डेटा फैच कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से आप डेटा फैच कर सकते हैं या फिर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फाइल को जिप या अनजिप करने के लिए आप एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूं और आपको एसएसआईएस के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूं, और उसके बाद हम अपना पहला एसएसआईएस पैकेज बनाएंगे। विजुअल स्टूडियो को ओपन करिए। मेरी मशीन पर विजुअल स्टूडियो का 2019 वाला वर्जन इंस्टॉल है। वैसे जब मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पर हमारे पास विजुअल स्टूडियो का 2022 वाला वर्जन भी आ गया है। आपको क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आप इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, और आप यहाँ लिख भी सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ एसएसआईएस लिखोगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट, इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट एज्योर एनेबल्ड, इंटीग्रेशन सर्विसेज इंपोर्ट प्रोजेक्ट विजार्ड। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल करके हम एक एसएसआईएस प्रोजेक्ट बना सकते हैं .ISPAC एक्सटेंशन से। लेकिन इस एग्जांपल में हम इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस पर क्लिक करिए और आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। मैं प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूं, जैसे माई फर्स्ट एसएसआईएस पैकेज, और फिर मैं लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूं जहां पर मैं अपने एसएसआईएस पैकेज को सेव करना चाहता हूं। और अब आपको क्रिएट पर क्लिक करना है
ये हमारा बेसिक SSIS पैकेज बना देगा। तो ये विजुअल स्टूडियो है, आप इसको बंद कर सकते हैं और आप व्यू में से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका SSIS एनवायरनमेंट है और अगर आप नोटिस करोगे तो ये कंट्रोल फ्लो विंडो है। तो कंट्रोल फ्लो विंडो ऐसी जगह है जहां सभी SSIS के टास्क मौजूद रहेंगे। आपको अपने SSIS पैकेज का वर्कफ्लो जो है वो कंट्रोल फ्लो में ही बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई सिक्वल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो आप एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको FTP सर्वर पर डेटा को अपलोड करना है तो आप FTP टास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक एरो को देख रहे होंगे, अगर आप इस एरो को FTP टास्क से कनेक्ट कर देंगे तो इससे ये होगा कि पहले एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क रन होगा और फिर उसके बाद FTP टास्क रन होगा। और अगर इसके बाद आप ईमेल भेजना चाहते हो तो आप इसके बाद सेंडमेल टास्क का इस्तेमाल कर सकते हो और आप FTP टास्क को सेंडमेल टास्क से कनेक्ट कर सकते हो। तो इन एरो के हिसाब से टास्क रन होंगे। तो ये आपका कंट्रोल फ्लो है जहां हम अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल फ्लो के सामने हमारे पास डेटा फ्लो है। SSIS में हमारे पास एक डेटा फ्लो टास्क है। डेटा फ्लो टास्क खास तौर से डेटा माइग्रेशन के लिए बनाया गया है। डेटा फ्लो टास्क में हमारे पास खास तौर से 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कहलाता है सोर्स, दूसरा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा कहलाता है डेस्टिनेशन। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप कंट्रोल फ्लो में हैं तब आपको टूल बॉक्स में एक तरह के टास्क देखने को मिलेंगे और जब आप डेटा फ्लो के अंदर हैं तब आपको टूल बॉक्स में दूसरे तरह के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा फ्लो टास्क बनाया है। ये एक अलग इंजन है जो कि डेटा माइग्रेशन के लिए खास तौर से बनाया गया है। तो डेटा फ्लो टास्क में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं: सोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेस्टिनेशन। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी सोर्स से डेटा रीड कर रहे हो तो आप सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैट फाइल से डेटा को फैच करना है तो आप फ्लैट फाइल सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको बीच में डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास डेटा कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे पास ड्राइव्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप डेटा क्लींजिंग कर सकते हो या फिर नए कॉलम को डेटा फ्लो में ऐड कर सकते हो। और लास्ट में आप डेस्टिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर सिक्वल सर्वर डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए आप OLDB डेस्टिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्सेज है और ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। डेटा फ्लो टास्क हमारे लिए डेटा माइग्रेशन को बहुत आसान बना देता है। कंट्रोल फ्लो में आप बहुत अलग अलग काम कर सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था जहां एक कंपनी ने अपना खुद का ETL टूल बनाया हुआ था, लेकिन उनके पास कोई डेटा फ्लो टास्क जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। SSIS में आप ढेर सारे डेटा फ्लो टास्क इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा फ्लो टास्क के बाद आप कोई और टास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क यूज़ कर सकते हैं और आप और ज़्यादा टास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जिस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया था तो उसमें डेटा फ्लो टास्क का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो अगर आपके पास डेटा फ्लो टास्क नहीं है तब आपके पास कुछ पाबंदियां हैं। अगर आप डेटा किसी डेस्टिनेशन में इंसर्ट कर रहे हो, SSIS में अगर आप डेटा किसी डेस्टिनेशन में इंसर्ट कर रहे हो, जैसे कि आप OLDB डेस्टिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो OLDB डेस्टिनेशन के बाद आप दूसरा टास्क यूज नहीं कर सकते। OLDB डेस्टिनेशन आपका आखिरी टास्क होगा डेटा फ्लो टास्क के अंदर, उसके बाद आप और टास्क यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास डेटा फ्लो टास्क नहीं है और अगर आपको सेम कोड लिखना चाहते हो, बहुत सारे टास्क यूज करना चाहते हो कंट्रोल फ्लो में, तो इसका मतलब है आपको कंट्रोल फ्लो में सेम टास्क का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। आप एक पैकेज में बहुत सारा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास डेटा फ्लो टास्क नहीं है तो जैसे ही आप कहीं पे डेटा इंसर्ट करोगे तो वो आपका लास्ट टास्क होगा आपके पैकेज में, तो उसके बाद आपको दूसरा पैकेज बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास डेटा फ्लो का कंसेप्ट नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इससे आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन चूंकि SSIS में डेटा फ्लो टास्क है तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देता है। डेटा फ्लो विंडो से अगली विंडो है जो कि कहलाती है पैरामीटर्स विंडो, और आप यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। आप सर्वर नेम के लिए पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, इसी तरह आप डेटाबेस नेम के लिए पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। इन पैरामीटर्स के थ्रू आप SSIS पैकेज के डेप्लॉयमेंट के बाद भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो जब आप SSIS पैकेज को SSIS कैटलॉग में डिप्लॉय कर दोगे, उसके बाद आप
कोई भी नई वैल्यू दे सकते हो और आपका एसएसआईएस पैकेज उस वैल्यू के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आज आप एसएसआईएस पैकेज को एक डेटाबेस सर्वर पर एग्जीक्यूट कर रहे हो और अगर कल को आप सेम एसएसआईएस पैकेज को दूसरे डेटाबेस सर्वर पर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तब आपको एसएसआईएस पैकेज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो, वो भी एसएसआईएस पैकेज के बाहर से। तब आपको अपने एसएसआईएस पैकेज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। पैरामीटर्स विंडो से अगली विंडो है इवेंट हैंडलर्स। हमारे पास एसएसआईएस में बहुत सारे इवेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑन एरर इवेंट। ऑन एरर इवेंट जो है वो एरर्स को हैंडल करने के लिए, या आप कह सकते हो कि एरर्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका एसएसआईएस पैकेज फेल हो गया है और आप फेलियर का वक्त जानना चाहते हो, तब आप ऑन एरर इवेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि किस यूज़र के अंडर में एसएसआईएस पैकेज फेल हुआ है, या फिर अगर आप एरर कोड या एरर डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हो, तब आप एक एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क का इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ ऑन एरर इवेंट में, और फिर आप एरर डिस्क्रिप्शन को एक सिक्वल सर्वर टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और इवेंट्स भी हैं, जैसे कि ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट इवेंट, ऑन प्री एग्जीक्यूट इवेंट। तो अगर आप ऑन प्री एग्जीक्यूट इवेंट पर कुछ कोड लिखना चाहते हो, तब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और अपना कोड वहीं लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर डेटा फ्लो टास्क के एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आप कुछ कोड लिखना चाहते हो, तो आप डेटा फ्लो टास्क के ऑन प्री एग्जीक्यूट इवेंट पर लिख सकते हो। आप डेटा फ्लो टास्क को सेलेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में एग्जीक्यूटेबल्स के नीचे आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपने करेक्ट कंपोनेंट को सेलेक्ट किया हुआ है, और इवेंट हैंडलर्स के नीचे आप ऑन प्री एग्जीक्यूट को सेलेक्ट कर सकते हो और आप जो भी काम यहाँ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, तो आप स्क्रिप्ट टास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास एक ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट इवेंट भी है और हम अपना कोड यहाँ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर वक्त इवेंट हैंडलर हम इस्तेमाल करते हैं वो है ऑन एरर इवेंट, क्योंकि अगर कभी भी आपका एसएसआईएस पैकेज फेल होता है, तब आप चाहते हो कि आपकी एरर जो है वो लॉग हो जाए या कुछ लोगों को ईमेल चली जाए। इवेंट हैंडलर से अगली विंडो है पैकेज एक्सप्लोरर। यहाँ पर आप ढेर सारी डिटेल देख सकते हो, जैसे कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो ये सारे सिस्टम वेरिएबल हैं, और इसी तरह कौन कौन से पैरामीटर हैं और कौन कौन से एग्जीक्यूटिबल्स हैं, तो आप यहाँ सारी डिटेल देख सकते हो। तो ये हमारे एसएसआईएस के मेन कंपोनेंट्स के बारे में था। अगर आप इस आइकन को देख रहे हो, तो ये वेरिएबल्स विंडो का ऑप्शन है, और अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वेरिएबल्स विंडो खुल जाती है। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, जैसे कि C# या जावा या फिर पाइथन, आप यहाँ भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे कि आप एक वेरिएबल बना सकते हैं सर्वर नेम, और फिर आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि स्ट्रिंग, और फिर आप कोई वैल्यू दे सकते हैं जैसे कि लोकल। आप यहाँ पर वेरिएबल्स बना सकते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को आप मल्टीपल टास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सर्वर नेम वैल्यू को एक सिक्वल सर्वर टेबल से रीड कर सकते हैं, और आप फिर उस वैल्यू को आप सर्वर नेम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, और आप फिर उस वेरिएबल को किसी और टास्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एसएसआईएस पैकेज में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो, और आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी टास्क में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वेरिएबल्स विंडो के बारे में था। इसके पास में एसएसआईएस टूलबॉक्स है। कभी कभी अगर हम धोखे से एसएसआईएस टूलबॉक्स को बंद कर देते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इसको फिर से ओपन कर सकते हो। नीचे की साइड में हमारे पास कनेक्शन मैनेजर्स पेन है। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह के कनेक्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि OLEDB कनेक्शन, हम फ्लैट फाइल कनेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई कनेक्शन ऐड करता हूँ, तो वो कनेक्शन आपको कनेक्शन मैनेजर्स पेन में दिखाई देगा। आपकी दाईं तरफ हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है। आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट डॉट परम्स का ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कनेक्शन मैनेजर्स का ऑप्शन भी है, जो कि ये कनेक्शन आप देख रहे हैं, तो ये एक पैकेज कनेक्शन है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेजेस हैं, तब आप एक इकलौता प्रोजेक्ट कनेक्शन बना सकते हो, और आप उस कनेक्शन मैनेजर को सभी एसएसआईएस पैकेजेस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कनेक्शन मैनेजर आपका यहाँ दिखाई देगा। अभी ये पैकेज कनेक्शन है, और अगर आप इसको प्रोजेक्ट कनेक्शन में बदलना चाहते हो, तब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट नेम इज नॉट वैलिड, नेम मस्ट कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर्स। हम इस कनेक्शन मैनेजर का नाम बदल देते हैं। हम इसका नाम सिक्वल कॉन कर देते हैं। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू प्रोजेक्ट कनेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ,
तो अब ये प्रोजेक्ट कनेक्शन में बदल गया है। अब ये यहाँ पर दिख रहा है। तो कनेक्शन मैनेजर से अब आप कनेक्शन को किसी भी एसएसआईएस पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि कनेक्शन मैनेजर के नाम से पहले आप प्रोजेक्ट लिखा हुआ देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पर आप एसएसआईएस पैकेजेस का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर आप नए एसएसआईएस पैकेजेस बना सकते हो। अगर आपके पास पहले से कुछ बने बनाए एसएसआईएस पैकेजेस हैं तो आप उनको यहाँ ऐड कर सकते हो, या अगर आपके एसएसआईएस पैकेजेस SQL सर्वर में स्टोर्ड हैं तो आप वहाँ से भी एसएसआईएस पैकेजेस को ऐड कर सकते हो। तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के बारे में था। हमारे पास आउटपुट विंडो भी है। तो अगर आपका एसएसआईएस पैकेज कभी फेल होता है तो आप एरर मैसेज यहाँ देख सकते हो। एक और विंडो है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप डिबग पर क्लिक करोगे और विंडोज़ में जाओगे, जब आपका एसएसआईएस पैकेज डिबग मोड में होगा तब आप एक विंडो को देख पाओगे जिसे हम कहते हैं लोकल्स विंडो, जो कि इस्तेमाल होता है एसएसआईएस वेरिएबल्स की वैल्यू को देखने के लिए रन टाइम पर, जबकि आपका एसएसआईएस पैकेज एग्जीक्यूट हो रहा हो। मेरे हिसाब से अभी के लिए काफ़ी है। अभी मैं सभी कंपोनेंट्स को डिलीट कर देता हूँ, इस कनेक्शन को भी डिलीट कर देता हूँ और इस एसएसआईएस पैकेज को भी डिलीट कर देता हूँ। अब एक बेसिक एसएसआईएस पैकेज बनाते हैं और एक फ्लैट फाइल से SQL सर्वर टेबल में डेटा को इंपोर्ट कर देते हैं। मैं एक वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है मुकारो.com। मुकारो.com आपको फ्री डेटा देती है टेस्टिंग पर्पस के लिए। उनके पास अलग अलग तरह का डेटा है। अगर आप इस विंडो पर देखोगे तो इसमें अलग अलग तरह का डेटा है। आपके पास आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, आईपी एड्रेस, और अगर आपको किसी और कॉलम के लिए भी डेटा चाहिए, मिसाल के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ हमारे पास एनिमल नेम है। फिर आप देखोगे यहाँ हमारे पास कार मेक है। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप नेचर में जाते हो तो हमारे पास प्लांट कॉमन नेम है। पर्सनल में हमारे पास फेक कंपनी नेम है, फर्स्ट नेम, जेंडर। तो यह हमारे पास आईटी में हमारे पास यूआरएल, यूजर नेम है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉमर्स में हमारे पास स्टॉक नेम है। मैं यहाँ कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ करेंसी सेलेक्ट कर लिया है तो मैं इसको भी करेंसी कह सकता हूँ। अगर आप कुछ प्रतिशत डेटा ब्लैंक रखना चाहते हो तो आप इसको रख सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अभी ये 1000 रिकॉर्ड जनरेट करेगा। फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि CSV, JSON, टैब डिलिमिटेड, या आप कोई और सभी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। और लाइन एंडिंग में मैं सेलेक्ट करूंगा विंडोज CRLF, और इसमें हेडर भी मौजूद रहेगा। अब अगर आप डेटा को डाउनलोड करने से पहले डेटा को प्रीव्यू करना चाहते हो तब आप प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हो और ये आपको सैंपल डेटा दिखा देगा कि डेटा किस तरह दिखेगा। तो ये ठीक दिख रहा है। आप यहाँ पर रो का नंबर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और डाउनलोड कर लेता हूँ। यह फाइल मूव डेटा नाम से डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को मैं D ड्राइव में मूव कर देता हूँ। तो मैंने इस फाइल को D ड्राइव में मूव कर दिया है। तो D फाइल्स में हमारे पास मॉक डेटा फाइल मौजूद है। इसको मैं रिनेम करके सैम्पल डेटा डॉट CSV कर देता हूँ। अब एसएसआईएस पैकेज को ओपन करते हैं। क्योंकि ये एक CSV फाइल है और हमको SQL सर्वर टेबल में डेटा को इंपोर्ट करना है, तो हम डेटा फ्लो टास्क का इस्तेमाल करेंगे। डेटा फ्लो टास्क खास तौर से डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको डेटा फ्लो टास्क पर डबल क्लिक करना है, और चूंकि एक CSV फाइल है तो इसके लिए हमारे पास एक फ्लैट फाइल सोर्स मौजूद है, जो कि फ्लैट फाइल या CSV फाइल से डेटा को रीड कर सकता है। आप फ्लैट फाइल सोर्स को डेटा फ्लो टास्क में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फिर आप फ्लैट फाइल सोर्स पर राइट क्लिक कर सकते हो, एडिट पर क्लिक करोगे। अब हमको एक फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर बनाना होगा। न्यू पर क्लिक करो जिससे कि एक नया कनेक्शन बन सके। आप कनेक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आप इसका नाम दे सकते हो सैम्पल अंडरस्कोर डेटा। फिर आप फाइल को ब्राउज कर सकते हो D फाइल्स फोल्डर में। अगर आप फाइल टाइप को चेंज करते हो CSV में तो आप सैम्पल डेटा डॉट CSV फाइल को देख सकते हो। आप इस पर क्लिक कर सकते हो और अब ओपन पर क्लिक कर सकते हो। तो खुद ब खुद कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा रो पर टिक लगा हुआ है, जो कि ठीक है। अगर आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हो तो इसने अपने आप से फाइल के डेलिमीटर को डिटेक्ट कर लिया है कि ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है,
और ये फाइल से शुरू के कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है। यहाँ मुझको डेटा ठीक दिख रहा है, तो आप ओके पर क्लिक कर सकते हो, फिर ओके पर क्लिक कर सकते हो। हमने फ्लैट फाइल सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लिया है, जो कि CSV फाइल से डेटा को रीड कर सकता है। अब SQL सर्वर टेबल में डेटा को राइट करने के लिए हम OLEDB डेस्टिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप फ्लैट फाइल सोर्स को OLEDB डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर सकते हो। अब आप OLEDB डेस्टिनेशन पर राइट क्लिक कर सकते हैं, एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। हमको एक कनेक्शन बनाना होगा। मैं इस मौजूदा कनेक्शन को डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नया कनेक्शन कैसे बनाते हैं। न्यू पर क्लिक करिए। मुझे SQL सर्वर का नाम देना होगा। मुझे अपने SQL सर्वर का नाम याद नहीं रहा। अब मैं सेलेक्ट @ सर्वर नेम लिखकर क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझको मिल जाएगा। तो मैं इस नाम को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और फिर मैं इस नाम को यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। यह आपको इस SQL सर्वर पर मौजूदा डेटाबेसेस की लिस्ट दे देगा। मैं SSIS डेटाबेस में डेटा को लोड करना चाहता हूँ, तो आप टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड हो चुका है। अब आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं, फिर से ओके पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप डेटा एक्सेस मोड से टेबल और व्यू फास्ट लोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल और व्यू फास्ट लोड बल्क इंसर्ट को ऑन कर देता है, तो ये साधारण इंसर्ट के कंपेयर में काफ़ी फास्ट इंसर्ट होगा। अगर डेटाबेस में टेबल पहले से नहीं बनी है तब आप न्यू पर क्लिक कर सकते हो। ये आपके लिए क्रिएट टेबल स्टेटमेंट जनरेट कर देगा। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो टेबल का। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ नाम दे देता हूँ सैम्पल डेटा और फिर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। SQL सर्वर डेटाबेस में टेबल बन चुकी है। अगर आप मैपिंग्स पर क्लिक करते हो तो जो लेफ्ट साइड में कॉलम्स हैं वो फ्लैट फाइल से हैं और जो राइट साइड में कॉलम्स हैं वो SQL सर्वर टेबल से हैं। अगर कॉलम के नाम सेम है तो वो अपने आप मैप हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉलम्स खुद से मैप नहीं हुए हैं तब आप उनको मैनुअली भी मैप कर सकते हैं। अब आप ओके पर क्लिक कर सकते हो। अब हमारा SSIS पैकेज बन चुका है। अब आप SSIS पैकेज पर राइट क्लिक कर सकते हैं और एग्जीक्यूट पैकेज पर क्लिक कर सकते हो। तो इसको फ्लैट फाइल सोर्स से SQL सर्वर टेबल में डेटा को लोड कर देना चाहिए। तो ये काफ़ी तेज़ था। आपने देखा मुझे कोड को लिखने में और डेटा को लोड करने में मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लगा। अगर आपको इसी टास्क को C# में कोड लिखने को बोला जाए तो फिर आप दोनों की परफॉर्मेंस की तुलना करें, तब आप दोनों में अंतर देखोगे। अब SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं, टेबल्स को रिफ्रेश करते हैं। आप सैम्पल डेटा नाम से एक नई टेबल देख सकते हो। आप इस पर राइट क्लिक कर ओपन कर सकते हो, टॉप 1000 रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। और मैं इस टॉप 1000 स्टेटमेंट को भी हटा देता हूँ। आप देख सकते हो डेटा ठीक से इंपोर्ट हो गया है। हमने पूरे 1000 रिकॉर्ड्स इंपोर्ट कर दिए हैं। SSIS में पैकेज बनाना बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से ETL जॉब्स लिख सकते हो। आप आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।